This is again a matrix. Representation of numbers हो रहा है for making a game. This is also a format of matrices. देखो ऐसे तो तुम लोग चेस खेलते होगे तो भाई सारे के सारे गोटियां यहाँ होती हैं और अपोनेंट की गोटियां यहाँ होती हैं। तो रो में सजाते हैं। जब हम लाइब्रेरीज में बुक को रखते हैं तो एक के ऊपर एक नहीं रखते हैं। जैसे जब आप कॉपीज को अपने बुक्स को ऐसा स्टैक में रखते हो ना एक के ऊपर एक, तो इसे ही कहते हैं कॉलम। तो यार मल्टीप्लीकेशन का सिंपल मतलब है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। सो वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ दिस सेशन। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम, जो कि आपके सामने है मैट्राइसिस का पहला सेशन लेकर। सो दिस इज द फर्स्ट सेशन, वेरी फर्स्ट सेशन ऑफ मैट्राइसिस। और आज इस सेशन में हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं तो जरा ध्यान से देखिए। लेकिन वो बताने के पहले मैं आपको बता दूं इस सेशन का पीडीएफ मैं कहां डालूंगा, इस टेलीग्राम चैनल पे। तो ये टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वेदांतो मैथ जेईई मेड इजी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा। यहाँ पे आपको सारे सेशंस के सारे पीडीएफ मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप उसको रख सकते हैं, बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब जी हम बताते हैं कि हम आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। तो देखिए हम आपको ये सब पढ़ाने वाले हैं। क्या क्या पढ़ाने वाले हैं भाई? तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस एंड जिसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैट्रिसेस क्या होता है तो जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैट्रिसेस क्या होता है? मैट्रिसेस इज बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब वो रिप्रेजेंटेशन कैसे भी हो सकता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये कैलेंडर है, तो ये कैलेंडर में क्या है आपको दिख रहा है, डेट्स का रिप्रेजेंटेशन किया गया है 1 2 3। अब यहां से शुरू किया गया, मान लो यहां से शुरू है 1 2 3, तो इसके पहले वाले में पिछले महीने के डेट्स भर दिए गए। अब ये रिप्रेजेंटेशन एक तरीका हुआ, तो दिस इज मैट्रिसेस ऑफ, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेट्स। दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ मैट्रिसेस। अगर दूसरा मैं देखूं तो जैसे सांप सीढ़ी तुमने बचपन में खेला होगा। अब ये सांप सीढ़ी ये प्रॉपर परफेक्ट स्क्वायर होता था। क्यों? 10 लाइंस ऐसे होते थे और 10 लाइंस ऐसे होते थे। हाँ, तो 10 × 10 100 होता था। हर जगह पे नंबर लिखे होते थे और आगे पीछे करते थे। दिस इज अगेन अ मैट्रिसेस, दिस इज अगेन अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स हो रहा है फॉर मेकिंग अ गेम। ठीक है, अब मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में क्या अंतर है? तो जैसा मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में वैसा ही अंतर है जैसे पोटैटो और पोटैटोज में होता है। ठीक है, इट्स जस्ट अ प्लूरल फॉर्मेट। मैट्रिक्स का प्लूरल है मैट्रिसेस, मैट्रिक्स इज सिंगुलर फॉर्मेट। ठीक, चलिए अब एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे हम नंबर्स लिख सकते हैं। जैसे अभी मेरे पास एक बढ़िया सी चीज है, ये दिस इज ऑल्सो अ फॉर्मेट ऑफ मैट्रिसेस। तो अभी जैसे ध्यान से देखोगे ये एकॉस्टिक फॉर्म है जो कि जनरली स्टूडियो में यूज होता है, अभी मेरे स्टूडियो में भी यूज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो पैटर्न बने हुए हैं तो 1 2 3 4 5 6 और वैसे ही 6। तो अब यहाँ पे कह सकते हो कोन्स का रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है इन द टैबुलर फॉर्मेट। दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, तो मैट्रिक्स नंबर्स को दिखाने के लिए, एलिमेंट्स को दिखाने के लिए और किसी भी चीज को दिखाने के लिए यूज हो सकता है। मैथमेटिक्स में जनरली हम लोग यूज करते हैं नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब इतने टाइप के मैट्रिक्स मैंने तुमको दिखाया। जैसे पहला मैट्रिक्स दिखाया ऐसा फॉर्मेट का, दूसरा इस फॉर्मेट का, तीसरे में नंबर। तो अब तक आपको समझ में आ चुका होगा कि मैट्रिक्स कैसा भी हो सकता है। कैसा भी मतलब हो सकता है रेक्टेंगुलर फॉर्मेट हो जिसमें इसका लेंथ बड़ा हुआ हो और ब्रेड्थ छोटा हो सकता है ऐसा रेक्टेंगुलर हो जिसमें लेंथ बड़ा हो और ब्रेड्थ छोटा हो सकता है ऐसा हो जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, जहां पे लेंथ और ब्रेड्थ दोनों बराबर है, लेंथ 6 है, ब्रेड्थ भी 6 है, जैसे कि अभी हमने सांप सीढ़ी में देखा। तो मैट्रिक्स कैसा भी हो सकता है और इसी के बेसिस पे इसका नाम होता है। जैसे अगर लेंथ, मतलब अगर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों बराबर हैं, वी कॉल दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं हम इसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, जैसा कि नाम भी ये समझ में आ रहा है। अब तो ध्यान से आप इस बात को समझिए कि मैट्रिक्स को हम मैथमेटिक्स में जब डिफाइन करते हैं या डिनोट करते हैं तो जनरली हम एक कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, ए बी सी डी, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, और इसी से हम आगे चल के अपने इक्वेशंस भी सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से समझो कि मैंने जैसे आपको बताया कि यार मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। तो रेक्टेंगुलर होगा मतलब उसमें लेंथ ज्यादा है ब्रेड्थ से, या ब्रेड्थ ज्यादा है लेंथ से, दोनों बराबर नहीं है। तो जब ये लेंथ और ब्रेड्थ की बात हो रही है तो हम इसको मैट्रिक्स में लेंथ और ब्रेड्थ नहीं कहते हैं, हम इसे रो और कॉलम कहते हैं। ठीक, कॉलम क्या होता है? तो कॉलम हमेशा वर्टिकल वाले पार्ट को कहते हैं कॉलम, और हॉरिजॉन्टल वाले पार्ट को हम कहते हैं रो। तो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लिखूं 1 2 3 4 5 6, तो
ये जो लंबे लंबे पोर्शन हैं इनको हम कहेंगे कॉलम। दिस इज कॉलम, दिस इज कॉलम, दिस इज कॉलम। टोटल कितने कॉलम है यहाँ पे? तो 1 2 3। तो आप कॉलम को ऐसे इमेजिन कर सकते हैं जैसे कि रखे हुए ब्लॉक्स, मतलब घर पे कॉलम होता है ना, तो घर में कॉलम डाला जाता है, पिलर्स जो होते हैं, तो ये भी तो वैसे ही घर के पिलर्स हैं, लंबे लंबे वर्टिकल। तो कॉलम आप हमेशा याद रखिएगा वर्टिकल, मतलब घर में जैसे कॉलम डाले जाते हैं, पिलर्स डाले जाते हैं, वैसा यह वर्टिकल रहता है। ये 3 है। और हॉरिजॉन्टल कितना है? तो 1 और दूसरा, 2 हॉरिजॉन्टल है, तो रो कितने हो गए? 2। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हमेशा आर क्रॉस सी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आर क्रॉस सी। ठीक है, तो रो कितने हैं? 2, कॉलम कितना है? 3, ऑर्डर क्या बन गया? 2 क्रॉस 3। बड़ा सिंपल तरीका। ठीक है, बस ऐसे ही करना है। क्लियर है? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, जहां पे हम रो क्रॉस कॉलम दिखाते हैं और रो क्रॉस कॉलम दिखा के उस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताते हैं। अब ध्यान रखिएगा, कई बार मैट्रिक्स जब सेम रो और सेम कॉलम रखता है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो जब भी यहां पे ऑर्डर m क्रॉस n, जनरली तो हम m क्रॉस n ही दिखाते हैं, बट अगर ऐसा हुआ कि m और n बराबर हैं तो हमें m क्रॉस m दिखाना होगा। तो कहने के तरीके में, बोलचाल की भाषा में, हम ये भी कर देते हैं कि यार ये mth ऑर्डर मैट्रिक्स है। mth ऑर्डर मैट्रिक्स है, मतलब मान लीजिए 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तो मैं इसको जनरली बोलचाल की भाषा में ये भी कह दूंगा थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है। थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स मतलब वो 3 क्रॉस 3 का है। ठीक है, तो ये बोलने का तरीका होता है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स मैंने रिप्रेजेंट किया है समथिंग ऑफ द चेस बोर्ड टाइप। तो अब चेस बोर्ड टाइप का अगर है तो देखो, ऐसे तो तुम लोग चेस खेलते होगे तो भाई सारे के सारे गोटियां यहाँ होती हैं और अपोनेंट की गोटियां यहाँ होती हैं, ऐसा ही होता है, और उसके बाद खेलते हैं। तो जनरली तो हम बोलते नहीं हैं कि यार चेस में ये कौन सा वाला गोटी कहाँ पे है, बट रियलिटी में इसका भी नेम होता है। और नेम कैसे होता है? तो अब जैसे मान लो तुम्हारी कोई गोटी है, से फॉर एग्जाम्पल हाथी, यहाँ पे हाथी होता है, ऐसा सा कुछ, ऐसा सा इस टाइप का गोटी होता है ना, हाथी। तो अब ये जो हाथी है ये आगे उठ के यहाँ पे आ गया, तो कहाँ पे आया कैसे बताओगे? तो तुम्हें दिख रहा है एच में है और तुम्हें दिख रहा है यहाँ से 6 में है। तो अगर एच से 6 में तुम्हें दिख रहा है, मतलब तुमको साफ साफ समझ में आ जाना चाहिए ये अच्छा H6 में है। H6 मतलब बड़ा सिंपल कि इसका पोजीशन क्या हो जाएगा? H6। तो ये जो पोजीशन आपने बताया H6, ये आप इसलिए बता पाए बिकॉज आपने कॉलम्स को नेम कर रखा था और वैसे ही रो को नेम कर रखा था। तो सेम वही नेमिंग सिस्टम हम मैट्रिक्स में भी यूज करते हैं। तो नेमिंग सिस्टम कैसे होता है? जैसा कि हमारा ऑर्डर होता है, हमारा ऑर्डर किस फॉर्मेट में होता है? रो क्रॉस कॉलम। तो हम रो का नंबर पहले डालते हैं फिर कॉलम का। मतलब अगर कहीं लिखा हुआ है मान लीजिए 2 1 लिखा हुआ है A21 का मतलब होगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो रो तो हम हमेशा हॉरिजॉन्टल वाले को लेते हैं, तो फर्स्ट रो सेकेंड रो का दिख रहा है और सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम का दिख रहा है, तो हाँ भाई ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। समझ पा रहे हैं? तो इसी तरीके से सारे के सारे एलिमेंट्स का नामकरण होता है। अब जैसे मान लीजिए अच्छा बाकी तो है नहीं, से फॉर एग्जाम्पल ये 4 है, ठीक है, तो अगर 2 4 है मतलब सेकेंड रो का फोर्थ कॉलम, तो सेकेंड रो दिख रहा है और 1 2 3 4 फोर्थ कॉलम दिख रहा है। तो इसी तरीके से नामकरण होता है हर एक एलिमेंट का एक मैट्रिक्स का। जिस तरीके से चेस में पोजीशंस होते हैं और चेस में पोजीशंस का नाम किया जा सकता है, ऑल्दो हम लोग करते नहीं है, आम भाषा में तो नहीं करते अनटिल अनलेस आपने नेशनल्स नहीं खेला हो। तो चेस में जैसे नामकरण कर सकते हैं वैसा ही नामकरण आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी तो अच्छा एक और बात ध्यान रखिएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स क्या होगा? तो वो हमेशा रो क्रॉस कॉलम को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। और वो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट भी है कि भाई जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 एलिमेंट दिख रहे हैं साफ साफ। मैट्रिक्स को हम हमेशा ऐसे डब्बे में दिखाते हैं, ठीक। तो मेरे को दिख रहा है कि हमारे पास 2 रो है, रो की संख्या 2, और कॉलम दिख रहा है 1 2 और 3, तो कॉलम की संख्या 3। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 क्रॉस 3, इतने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, दैट इज 6। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल सॉल्व करते हैं, मजेदार सवाल, बहुत मजा आएगा। देखो सवाल कहता है कि अगर ए है, और देखो ए एक मैट्रिक्स है, कैपिटल में दिखाया गया है, बट यहां पे पूरा मैट्रिक्स लिखा नहीं है इन्होंने, बस इन्होंने लिख दिया ए आई जे। तो ए आई जे का मतलब क्या है कि आप आई और जे की वैल्यू डालते जाओ, अपने हिसाब से आपको मैट्रिक्स मिलता जाएगा। अब आई और जे की वैल्यू क्या डाल सकते हैं उसके लिए रूल लिखा होगा। तो बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 4, 3 क्रॉस 4 मतलब 3 रो होगा और 4 कॉलम होंगे,
ठीक, whose elements are given by aij equals to i plus j का स्क्वायर, i plus j का स्क्वायर। अच्छा, तो i plus j का स्क्वायर मतलब ये कि आप जो भी एलिमेंट लिखना चाहते हो, जैसे पहले तो समझो 3x4 का मैट्रिक्स है, तो मैं यहां दिखाता हूं पहले। 3x4 मतलब 3 रो, 1 2 और 3, और 4 कॉलम, तो इसका मतलब 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, ऐसा ही होगा। तो आपका पहला एलिमेंट क्या होगा, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम तो A12, फिर फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम A13, फिर A14, ऐसा ही बनेगा। तो IJ की वैल्यू मिली ना, पहले वाले में IJ की वैल्यू 1 1 है, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया 4। फिर 1 2, 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9, तो ये बन गया 9। फिर 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर 16, फिर वैसे ही 25। तो अरे वाह, पैटर्न भी मिल गया। देखो मिल गया ना पैटर्न, अभी दिखाता हूँ कैसे। अब जैसे 1 1 1 2 1 3 हो गया, फिर ये क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो A21, फिर वैसे ही यहाँ पे A22, फिर यहाँ पे A23, फिर यहाँ पे A24, सेकंड रो फोर्थ कॉलम। अब 2 1 करोगे तो 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, फिर 2 + 2 4, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, तो मिल गया कॉलम, मतलब पैटर्न। अब ये 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25, फिर ये 36 होगा। तो अच्छा पैटर्न समझ में आया, ये 4 से शुरू हुआ था, ये उसके बाद 9 से शुरू हुआ, तो तीसरा वाला 16 से शुरू होगा। 16, 25, 36, 49, आखिरी वाला 49, फिर वैसे ही 16 के बाद आखिरी वाला ये 25 से 25, 36, 49 और 8 का 64 हो गया। बल्ले बल्ले, वी गॉट इट। 4 9 16 25 और आखिरी वाला 64 पे खत्म होगा। देख लेते हैं कौन सा है। 4 नहीं, ऐसा नहीं, ये 4 9 18 नहीं, 4 9 16 25, 9 6 25, दिस, एक मिनट, 3 × 4, 3 रो 4 कॉलम, हमने कुछ ज्यादा कर दिया क्या? अच्छा हमने 4 बना दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, माफी चाहते हैं। ये आखिरी वाला नहीं है, क्योंकि आखिरी वाला था ही नहीं ना, 3 × 4 था ना, तो 3 × 4 में ये तीसरा वाला ही बनेगा, बस दैट्स इट। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से रो और मैट्रिक्स, रो और कॉलम को के हेल्प से मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर ये बात समझ में आ गई तो अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे बात कर लेते हैं, जिसपे हमने ऑलरेडी थोड़ा बहुत बात कर लिया है। तो ये हो गया आपका 3 × 4 का मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में ध्यान से देखिएगा। देखो सबसे पहला क्या क्या टाइप होते हैं, तो एक होता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स उसको कहते हैं जहां पे रो की संख्या 0 हो, सॉरी रो की संख्या सिर्फ 1 हो। क्या है? कॉलम मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जहां पे रो की संख्या सिर्फ 1 हो। उल्टा बोल दिया। चलिए, तो अब बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स के बारे में। तो कॉलम मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जहां पे कॉलम की संख्या सिर्फ 1 हो, मतलब कॉलम सिर्फ एक ही दिखना चाहिए, ऐसा जैसे 1 2 3 4। तो अब ये सिर्फ ऐसा सा मैट्रिक्स मेरे को अगर दिख रहा है तो 1 2 3 4 मतलब सिर्फ एक कॉलम होगा, तो एक कॉलम दिख गया। रो मैट्रिक्स अब तो समझ ही गए होगे, सिर्फ एक रो दिखना चाहिए, तो जो भी मैट्रिक्स का नाम है वो 1 होना चाहिए। तो रो मैट्रिक्स मतलब 1 2 3 ऐसा लिख दो, 1 2 3 4। स्क्वायर मैट्रिक्स समझ ही गए होगे, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब रो और कॉलम की संख्या बराबर होनी चाहिए, तो रो इक्वल्स टू कॉलम। डायगोनल मैट्रिक्स ध्यान से समझिएगा। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जहां पे डायगोनल के एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो चलिए अभी आगे आपको सारे मैट्रिक्स बताते हैं एक एक करके। तो कॉलम मैट्रिक्स बड़ा सिंपल सा है कि भैया उसमें सिर्फ कॉलम होता है, रो होता ही नहीं है। तो कॉलम का एग्जांपल जैसे जब आप कॉपीज को, अपने बुक्स को ऐसा स्टैक में रखते हो ना, एक के ऊपर एक, तो इसे ही कहते हैं कॉलम। और इसको कहते भी हम लोग कि हाँ भाई बुक का एक कॉलम लगा रखा है। क्लियर? अब रो मैट्रिक्स, तो रो को रो में सजाते हैं, जब हम लाइब्रेरीज में बुक को रखते हैं तो एक के ऊपर एक नहीं रखते हैं, हम ऐसे सजाते हैं, तो ये हो गया रो मैट्रिक्स। क्लियर? जब एक साथ आपके सारे, इसमें ध्यान दीजिएगा मैथमेटिकल टर्म आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, रो की संख्या 1 होनी चाहिए रो मैट्रिक्स में। कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या 1 होनी चाहिए, सिर्फ एक कॉलम। अब स्क्वायर मैट्रिक्स, रो और कॉलम दोनों की संख्या बराबर होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए गिफ्ट बॉक्स, देखो 3 चॉकलेट इधर, 3 चॉकलेट इधर, 3 3 9, टोटल 9 चॉकलेट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। या फिर ये हैंडकरचिफ को ले लो, है ना? तो यहाँ पे रो और कॉलम की संख्या बराबर होती है। अब आगे बढ़ते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा। डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन जीरो होते हैं, बाकी सारे जीरो होते हैं। तो बेसिकली इसका डेफिनेशन ये नहीं है कि डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन जीरो होने चाहिए,
डेफिनेशन इसका ये है कि डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सब नॉन जीरो होने चाहिए, सॉरी उल्टा बोल दिया, डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। तो जैसे ये फिगर में भी तुमको दिख रहा है कि डायगोनल एलिमेंट सिर्फ ब्लैक है, बाकी सारी दुनिया वीरान है, वाइट। तो कहते हैं ना कि ये एक बड़ा सा सोसाइटी है, इसमें सिर्फ यहाँ पे घर बने हुए हैं, बाकी सारे खाली खाली लैंड है। तो ऐसा ही मैट्रिक्स में भी होता है। जैसे मान लो 1 0 0 0 2 0 0 0 1 समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो देखो डायगोनल के एलिमेंट्स जीरो नहीं है, और अगर इसमें से एक कोई जीरो हो जाता तो भी फर्क नहीं पड़ता, बट इसके अलावा इधर इधर वाले तो जीरो होने ही चाहिए, डायगोनल के अलावा वाले तो जीरो होने चाहिए। दैट इज सिंपली कॉल्ड एज डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो समझ गए। अब डायगोनल मैट्रिक्स 3x3 का भी हो सकता है, 2x2 का भी हो सकता है, 1x1 का तो नहीं होगा। चले आगे, चलिए जी। तो अब बात करते हैं, नेक्स्ट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, सॉरी वेरी सॉरी, स्केलर मैट्रिक्स भी देख लेते हैं उसके पहले। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ध्यान से देखो। स्केलर मैट्रिक्स इज इफ B equals to Bij, be a diagonal matrix, then B I M cross M is said to be scalar matrix if, अब ये जीरो है और ये बाकी के नॉन जीरो है। मतलब इसमें क्या हुआ समझो, मतलब ये हुआ कि यार देखो बोथ आर डायगोनल मैट्रिक्स बट इसमें से एक स्केलर है। तो स्केलर डायगोनल का बस एक एक्सटेंडेड फॉर्मेट है। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स में हमारा डेफिनेशन क्या था, डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे जीरो होने चाहिए। ठीक, स्केलर में कहता है वो तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ डायगोनल के सारे एलिमेंट्स अगर बराबर हों तो उसको हम स्केलर कहेंगे। डायगोनल के सारे एलिमेंट्स सेम हो, बराबर मतलब सेम हो, सेम होंगे तो हम उसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, हाँ है। क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है, नहीं ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, हाँ है। क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है, हाँ वो भी है। तो स्केलर मैट्रिक्स इज एन एक्सटेंडेड फॉर्मेट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में नेक्स्ट बात करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सिंपल फंडा है। अब ये स्केलर के भी थोड़ा एक और आगे। तो हमने सबसे पहले डायगोनल देखा, डायगोनल में अगर सारे एलिमेंट्स इक्वल हों तो स्केलर होगा। स्केलर में अगर सारे के सारे एलिमेंट जो इक्वल एलिमेंट्स हैं वो 1 हो जाएं तो उसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो दोनों 1, ये तीनों 1। तो डायगोनल सबसे बड़ा, ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। तो क्या ये डायगोनल है, हाँ है। क्या ये स्केलर है, हाँ है। क्या ये आइडेंटिटी है, हाँ है। तो डायगोनल बहुत बड़ा। डायगोनल का एक छोटा सा पार्ट होता है स्केलर मैट्रिक्स, और स्केलर मैट्रिक्स का एक छोटा सा पार्ट होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है, याद रहेगा। हाँ, तो एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रॉन्ग। एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द डायगोनल मैट्रिक्स, करेक्ट। एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स, रॉन्ग। एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज द डायगोनल मैट्रिक्स, राइट। क्लियर, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। चलिए जी, अब जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, बड़ा सिंपल सा है, चारों तरफ जीरो दिखना चाहिए। अब जीरो मैट्रिक्स में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि ये स्क्वायर ही होना चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको जितना दिखाया, चाहे वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिखाया, चाहे स्केलर, चाहे डायगोनल, इन सब में ज़रूरी है, बिकॉज डायगोनल अदरवाइज बनेगा नहीं। तो इन सब में ज़रूरी है कि आपके पास जो मैट्रिक्स आ रहा है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। बट जीरो मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। जीरो मैट्रिक्स में सिर्फ 1x2 हो, 2x3 हो, या 2x2 हो, 3x3 हो, सारे के सारे बस एलिमेंट जीरो होने चाहिए। अगर ये सारे एलिमेंट जीरो हैं, दैट्स इट, आपका काम हो गया। क्लियर, चलिए जी। द सम ऑफ द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान रखिएगा, इस पे सवाल आईआईटीज में पूछे जाते हैं काफी। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, या ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स निकालिए। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स मतलब जो भी उसका डायगोनल एलिमेंट हो, उन सारे डायगोनल एलिमेंट्स का सम क्या है। अब इसमें द सम ऑफ द लीडिंग एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स सिर्फ लिखा है, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा है कि बाकी के बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो होने चाहिए, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। सिर्फ लिखा हुआ है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट का सम, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे जैसे यहाँ पे 5 3 8 + 1 9, अगर यहाँ पे ये 0 0 नहीं होता तो भी इसका ट्रेस 9 होता। क्लियर, चलिए जी, एग्जाम्पल के तौर पे ये सवाल करते हैं। अब ये सवाल कह रहा है जो मैट्रिक्स P है वो है 0 0 4 0 4 0 4 0 0। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है ये 4 4 4 है। तो इज अ स्क्वायर डायगोनल यूनिट नन ऑफ दीज, तो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ऐसा ही होना चाहिए, गलत जवाब, नहीं होना चाहिए। क्यों, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको सिखाया था डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, ऐसा सिखाया था। तो आपको भी दिख रहा है डायगोनल है, लेकिन मैट्रिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायगोनल कभी उधर से आने वाले को नहीं कहते हैं। डायगोनल हमेशा लेफ्ट टू राइट वाला ही होता है। तो यही हमारा डायगोनल बनेगा,
और ये वाला हमारा डायगोनल है, ये डायगोनल है ही नहीं, ये कुछ भी नहीं है। देखने में डायगोनल हो सकता है बट नहीं है, हमारे मैट्रिक्स के लिए नहीं है। तो दिस इज नॉट अ डायगोनल। डायगोनल ये है, डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, बट यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 है जो नॉन जीरो है। हेंस हम इसे डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कह सकते, हम इसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे क्या? हाँ कह देंगे। क्यों? क्योंकि भाई एलिमेंट सेम है, भाई 3x3 का एलिमेंट्स है। हाँ, तो हेंस दिस बिकम्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स। याद रहेगा? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला एक और सवाल करते हैं। कहता है असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। मैट्रिक्स जो है वो A000 0B00 00 C0 इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है ऐसा कह रहा है। तो मेरे को तो शायद यहीं पे डाउट हो गया। क्यों डाउट हो गया? यार बड़ा सिंपल है, डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए इट इज मैंडेटरी कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है नहीं, बिकॉज यहाँ पे रो 1 2 3 है और कॉलम 4 है, तो 3x4 का मैट्रिक्स है, तो यहीं पे क्लियर हो गया है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो डायगोनल तो हो ही नहीं सकता, इजंट इट? तो नहीं हो सकता, इसका मतलब असर्शन ही हमारा इनकरेक्ट हो गया। असर्शन इज इनकरेक्ट, हेंस आंसर डी इज द राइट वन। क्लियर है? क्लियर है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल ध्यान दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट? इनमें से कौन से दिए गए कथन सत्य हैं? तो पहला कथन है डायगोनल मैट्रिक्स इज आल्सो अ स्केलर मैट्रिक्स। अब ध्यान से समझिए, मैंने आपको सिखाया था कि ये है डायगोनल। डायगोनल का एक छोटा सा पार्ट होता है स्केलर। ये कहता है डायगोनल मैट्रिक्स इज आल्सो अ स्केलर मैट्रिक्स। मैंने आपको बताया था एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स। रॉन्ग स्टेटमेंट। वाइस वर्सा ट्रू है, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ट्रू। समझ पाए क्या? तो एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स वो सही है, बट डायगोनल स्केलर है वो सही नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। क्लियर? ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ पार्शियल केस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसा तो शायद हमने देखा था ना, हाँ ना, कि एवरी डायगोनल का एक पर्टिकुलर एक स्पेशल केस है स्केलर का एक स्पेशल केस है आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द पर्टिकुलर केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। बिल्कुल ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो आंसर आ गया ट्रू, करेक्ट स्टेटमेंट। आप चाहें तो बाकी दो स्टेटमेंट को भी एनालाइज कर लीजिए। स्केलर मैट्रिक्स इज नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा, गलत बात। हर स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट। और नल मैट्रिक्स कैन नॉट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स को कहते हैं, अभी हमने जो देखा था ना जीरो वाला। तो जीरो मैट्रिक्स तो कुछ भी हो सकता ना, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, डायगोनल हो सकता है, कुछ भी हो सकता। तो नल मैट्रिक्स कैन नॉट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉल्स है। ये कुछ भी हो सकता है, ये नल मैट्रिक्स मतलब जीरो मैट्रिक्स, इट कैन बी एनीथिंग। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, तो बी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स के अलजेब्रा क्या होते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे होता है? बड़ी सिंपल सी चीज़ है। तो सिंपल सी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है, तो हमेशा याद रखिएगा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स होना जरूरी है, मतलब एग्जैक्टली हू बहू सेम। अब हू बहू सेम का क्या मतलब है? इसमें दो टर्म्स होते हैं। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस जो होती हैं अलजेब्रा समझने में ये जरूरी है। अब दो तरीके की इक्वालिटी हम देखते हैं। जैसे पहला तो ये हो गया, जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा 1 2 3 4, तो ये मैट्रिक्स ए है, और मैंने बाजू में भी लिख दिया 1 2 3 4, तो ये बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। बिल्कुल इक्वल है, एकदम हू बहू हम शक्ल, जैसे आईने में देखते हैं एक दूसरे को, तो इसे मैं इक्वल कहूंगा। लेकिन अगर मैंने लिख दिया 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है, और यहां पे लिख दिया 4 5 6 8, तो अब इसका ऑर्डर इक्वल है, ऑर्डर इक्वल है, बट एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। तो यहां पे मैं इक्वल तो नहीं कह सकता हूं, बट मैं इक्विवेलेंट कह दूंगा। ये दोनों मैट्रिक्स इक्विवेलेंट है, बिकॉज ऑर्डर इसका सेम है। ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है और ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है। हाँ, तो ध्यान आपको ये रखना है कि इसमें तो जो भी चाहो वो सब हो सकता है। एडिशन के लिए आपका ऑर्डर इंपॉर्टेंट होना, मतलब इक्वल होना जरूरी है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए ऑर्डर का सेम होना जरूरी है। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स होएगा ही नहीं। ठीक? क्या इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अगर एकदम इक्वल मैट्रिक्स है तो ऑब्वियसली वो इक्विवेलेंट तो होगा। यहाँ पे भले मैट्रिक्स इक्वल नहीं है बट इसका ऑर्डर इक्वल है, इसमें तो ऑर्डर भी इक्वल है, एलिमेंट भी इक्वल है, तो यहाँ तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो ही जाएगा। ठीक? तो एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए जरूरी है ऑर्डर
ऑफ मैट्राइसेस मस्ट बी इक्वल, ठीक है। चलो देखते हैं इस पे कुछ सवाल करके। चलिए जी, तो ये मैंने आपको बता दिया, अब इस पे कुछ सवाल देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, सवाल देखने के पहले मल्टीप्लिकेशन का बताया जाता है। तो यार मल्टीप्लिकेशन का सिंपल मतलब है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। अब मल्टीप्लिकेशन को समझना होगा तो ज़रा ध्यान से समझो, मैं इधर समझा देता हूँ। यहाँ पे तो समझा, अच्छा चलो एक रफ शीट लेके तुमको समझा देता हूँ। ध्यान से देखो, ये दिख रहा है सबको? आओ इस पे देखते हैं। तो मैं रंग बदल लेता हूँ। हाँ जी, अब ध्यान से देखो। से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 1 2 3 4, ठीक है। अब ये जो 1 2 3 4 है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना है 4 5 6 8 से, या 4 5 6 7 कर लेते हैं। तो ये तो बड़ा सिंपल है, दोनों के ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे इक्वल होना जरूरी भी नहीं है, ऑर्डर इक्वल में तो हो ही जाएगा। जैसा एडिशन हो रहा था वो इसमें भी हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब होता है, बट होता कैसे है ये समझना है। ध्यान से समझो बेटा, इसमें हम सबसे पहले रो को उठाते हैं, पहला रो। हमने हमेशा क्या फॉलो किया है, रो क्रॉस कॉलम, ऐसे ही हम ऑर्डर भी लिखते हैं। यहां पे भी वही करेंगे, पहले रो को उठाएंगे फिर कॉलम को उठाएंगे, ठीक है। और तो रो क्रॉस कॉलम हो गया, लेकिन बस यही है अंतर कि पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम उठाते हैं सबसे पहले और इनको मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे? पहले वाले को पहले से मल्टीप्लाई, दूसरे वाले को दूसरे से मल्टीप्लाई। तो 1 4 जा 4 और 2 6 जा 12 और फिर इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ये फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड विथ फर्स्ट कॉलम, तो रो क्रॉस कॉलम फर्स्ट 1 1, तो इसीलिए ये एलिमेंट हमारा बनता है A11। समझ पाए क्या? अब A12 कैसे बनेगा? तो आपको पता है A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम के साथ कर दो। तो 1 इंटू 5 5, 2 इंटू 7 14, दोनों को ऐड कर दो। क्लियर? फिर हो गया A21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 4 जा 12, 4 6 जा 24, दोनों को ऐड कर दो। क्लियर? इक्वल हो गया 12 प्लस 24, ठीक। एंड देन फाइनली A22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 4 7 जा 28, दोनों को ऐड कर दो। अब ऐड करने के बाद ये हो गया 16, ये हो गया 19, ये हो गया 36 और ये हो गया 28 33 43। बन गया तुम्हारा 16 19 36 43। तो दिस इज बेसिकली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? तो मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से किया जाता है कि आपको पहला रो पहले कॉलम के साथ, फिर पहला रो दूसरे कॉलम के साथ करेंगे तो A12 बनेगा, फिर 21 के लिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 22 के लिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। बस दैट्स इट, सीख गए। चलिए जी, अगर ये सीख गए तो बल्ले बल्ले, आगे बढ़ते हैं। आप कुछ सवाल करते हैं। अब सवाल है, पहला वाला सवाल तो है कि भैया ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। तो इक्वल में मैंने आपको बताया था कि भाई ऑर्डर तो इंपॉर्टेंट, इक्वल होता ही है, ऑर्डर तो है ही। यहाँ पे भी ये 2 क्रॉस 2 का है, 2 रो है और 2 कॉलम है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है। लेकिन इक्वालिटी में ये भी जरूरी है कि हर एक एलिमेंट बराबर होना चाहिए। तो उसके हिसाब से ये पहला एलिमेंट A माइनस बी -1 के बराबर होना चाहिए, और वैसे ही ये वाला दूसरा एलिमेंट 2A माइनस बी 0 के बराबर होना चाहिए, 2A माइनस बी 0 के बराबर। तो अपने को तो दिख गया, अरे वाह ये तो 2 इक्वेशन 2 अननोन है, सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से b को अगर उधर भेजें तो b इक्वल्स टू 2a आ गया। अब b इक्वल्स टू 2a वाली वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ डालेंगे ये क्या आएगा, a माइनस b के जगह पे क्या डाल देंगे, 2a इक्वल्स टू -1। a माइनस 2a माइनस a इक्वल्स टू -1। तो भैया माइनस a इक्वल्स टू -1 आया, माइनस माइनस कटो, a की वैल्यू 1 आ गई। अब जैसे ही आपने a की वैल्यू 1 रखी, यहाँ पे a की वैल्यू 1 डाल दीजिए, b की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो अब आपको b की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई, वही तो आपको निकालना था। अच्छा यहाँ पे c भी पूछा है, c और d। तो अब c और d के लिए क्या करोगे, ये a और b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो और इक्वल डाल दो। तो जैसे a की वैल्यू 1 डालोगे तो 2 प्लस c इक्वल्स टू 5, ऐसा ही होगा ना। तो मैं डाल रहा हूँ 2 प्लस c इक्वल्स टू 5, तो यहाँ से c की वैल्यू आई 3। और वैसे ही 3c प्लस d इक्वल्स टू 10, तो c की वैल्यू 3 डाल दो, तो 3 3 9, 9 प्लस d इक्वल्स टू 13। तो d की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो आ गया ABCD 1 2 3 4, दैट्स इट, बल्ले बल्ले 1 2 3 4 आ गया वैल्यू। क्लियर? चलिए जी आगे बढ़ते हैं।
तो इस तरीके से ये सवाल सॉल्व होना था। 4 3 2 1। ठीक है, चलो अगला सवाल। अब अगला सवाल क्या कहता है कि भैया फाइंड अ मैट्रिक्स ए सच दैट 2a - 3b + 5c = 0। ऐसा मैट्रिक्स ए बताइए जिसमें 2a - 3b + 5c = 0 कर सके। ठीक है, कर देते हैं। तो ए और बी दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे बाई मिस्टेक प्रिंटिंग एरर है। फाइंड अ मैट्रिक्स सी होना चाहिए क्योंकि ए और बी तो दिया हुआ है, ए और बी दिया है ना। तो फाइंड अ मैट्रिक्स सी सच दैट 2a - 3b + 5c = 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो जरा ध्यान से, आपने को क्या निकालना है, 5c की वैल्यू निकालनी है क्योंकि 5c की वैल्यू होगी तो 5 को उधर भेज देंगे तो c आ जाएगा। अब ये 2a - 3b + 5c 0 होना चाहिए। अब c वाला जो मैट्रिक्स है वो मेरे को नहीं पता, बट मैंने आपको बताया था एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, जरूरी ये है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे ऑर्डर क्या है, 2 रो 3 कॉलम 2 × 3। ये अगर 2 × 3 है, ये भी 2 × 3 है, तो हमारा जो c आएगा वो भी क्या होगा, 2 × 3। तो ये भी 2 × 3, तो मैं लिख देता हूँ A B C D E F, ऐसा सा मैट्रिक्स होगा A B C D E F। अब हमें AC की वैल्यू बतानी है। देखो भाई, तो सबसे पहले 2a, तो अगर मैं 2a को लिखूं तो ऐसा लिखूंगा, 2a मतलब -4 4 0, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ठीक है, ये है 2a, क्लियर। अब 3b लिख देते हैं, तो 3b इसमें 3 2 जा 6। ध्यान रखिएगा, जो भी स्केलर क्वांटिटी आप मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स के साथ, हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 3 2 जा 6, 3 0 0, 3 × -2 -6, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। क्लियर है, समझ गए। अब वैसे ही 5c करना है तो 5c में तो तुम खुद ही से कर लो, 5a 5b 5c 5d 5e 5f। क्लियर। अब 2a को 3b से माइनस करना है, मतलब होगा क्या, जब आप ये फाइनल वाली चीज जीरो करेंगे तो मैं जीरो, देखो राइट हैंड साइड मतलब जीरो होने वाला है, राइट हैंड साइड जीरो होने वाला है। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में 2a जो है वो इससे माइनस होगा, मतलब -4 होगा और ये -6 होगा, ऐसा ही है। 2a जो है वो -3b होगा, तो ये इसके साथ माइनस होगा, मतलब ये तो पहले से -4 है और इसके साथ माइनस करेंगे तो -6 आ जाएगा। फिर प्लस 5c करेंगे, 5c मतलब 5 टाइम्स a, ऐसा ही है। 5 टाइम्स, इसमें 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है तो +5 है। क्लियर है क्या? ये पहला आ गया। वैसे ही दूसरा क्या आएगा, तो ध्यान से देखो, दूसरा ये आएगा कि अब ये इसका दूसरा एलिमेंट है, तो इसका 4 इसके साथ माइनस होगा तो 4 - 0 और +5c तो +5b। क्लियर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 - 0 +5b, इसकी वैल्यू भी 0 आनी चाहिए। ठीक वैसे ही अब तीसरे वाले के लिए 0 माइनस ऑफ -6, बिकॉज ये तो माइनस होने वाला है, तो 0 माइनस ऑफ -6 और प्लस 5 टाइम्स c 5c बराबर 0। तो अब तुम समझ पाए होगे कि इस तरीके से तुम सबका वैल्यू निकाल लोगे, क्योंकि तुमको क्या चाहिए, तुमको तो ABC चाहिए, ABC D E F। अब जैसे इस केस में -4 -6 -10, उधर भेजेंगे तो +10, 5a = +10, a की वैल्यू क्या आई 2, a की वैल्यू क्या आई 2। वैसे ही 4 - 0 तो खत्म, 4 + 5b, तो 4 को उधर भेजो, उधर भेजोगे तो क्या आएगा, b की वैल्यू -4/5। क्लियर। और वैसे ही c की वैल्यू भी निकाल सकते हो, यहाँ पे +6 और 6 को उधर भेजो, -6 और डिवाइडेड बाई 5, तो c की वैल्यू -6/5। क्लियर है, बचे हुए D E F भी ऐसे ही निकल जाएंगे। तो हेंस हम पूरा का पूरा सोल्यूशन सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा सिंपल है। तो मैं पूरा सॉल्व तो नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको दिखा दे रहा हूँ। अच्छा, इन्होंने A ही निकालना था, एक्चुअली में इनके पास C दिया हुआ था। अच्छा, ये हाँ, ये जो दूसरा दिया हुआ था ना, जो 2 था, ये B है और ये C है, या फिर ये C है और ये B है, ऐसा कुछ है। एक मिनट देख लूँ ज़रा, 3B, तो 3 नहीं, इसको B लिया है इन्होंने, दिस इज देयर B एंड दिस इज देयर C। प्रिंटिंग एरर, माफ़ी चाहते हैं, बट देखो प्रिंटिंग एरर जो भी हो, मैं तुमको बताना क्या चाहता था, तरीका कैसे होगा, सॉल्व कैसे करेंगे। प्रिंटिंग एरर तो छोड़ो, बट तुम अगर सॉल्व करने का तरीका सीख गए तो सवाल बन गया तुम्हारा। क्लियर, चलिए जी बढ़ते हैं आगे। अब अगला सवाल फिर से क्या है, एडिशन है, देखो बीच में ऐड किया हुआ है। तो अब एडिशन कैसे होगा तुमको पता है, पहला वाला एलिमेंट पहले वाले के साथ ऐड होगा, तो cos² x + sin² x कितना होता है 1, मतलब आ गया 1। sin² x + cos² x क्या होता है 1, sin² x + cos² x 1, फिर ये भी क्या 1 1 1 1 1, बन गया, बल्ले बल्ले, सिंपल तरीका। क्लियर है।
समझ गए? चलिए जी, अगर समझ गए तो बहुत ही आसान था। अब जैसे देखो ये वाला सवाल, लीनियर इक्वेशन टाइप्स, लीनियर इक्वेशन में मैट्रिक्स डाल दिया है, मतलब दोनों को मिला दिया है, कैसे होगा ये सॉल्व? तो यहाँ पे दिख रहा है a प्लस बी, ये मैट्रिक्स है, और a माइनस टू बी ये मैट्रिक्स है। अब अपने को चाहिए क्या? a। तो अगर मान लो सिंपल अगर ऐसा दिया रहता तुम्हारे पास कि a प्लस बी एक इक्वेशन है, कुछ भी इक्वल टू लिखा है, और a माइनस टू बी कुछ भी लिखा हुआ है, अगर आपको a चाहिए तो आप क्या करते? आप सबसे पहले ऊपर वाले इक्वेशन को दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करते, ताकि ये 2a प्लस 2b बन जाए और ये 2b और ये 2b कैंसिल हो जाए। यही करते, बस वही कर दो यहाँ पे भी। अगर मैं दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 2b, क्लियर? और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई तो 2 2 2 0, क्योंकि 0 में तो आएगा नहीं, 2 0 2 2, ठीक है? ये आ गया 2a प्लस 2b, और a माइनस 2b तो ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या? माइनस 1 1 0 माइनस 1। अब ध्यान से देखिए क्या करना है आपको, दोनों को ऐड करना है, बिकॉज जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो 2a और a क्या बन जाएगा? 3a, और 2b माइनस 2b क्या हो जाएगा? 0, और 2 माइनस 1 1, 0 प्लस 1 1, 2 0, 2 और प्लस 0 2, और 2 माइनस 1 1। अब ध्यान से देखियो आपकी वैल्यू, ये तो 0 खत्म हो गया, 3a इक्वल्स टू 1 2 1 1, क्या आया आपका? 3a इक्वल्स टू 1 2 1 1, ऐसा ही है। अब आपको a की वैल्यू चाहिए, आपसे क्या पूछा गया? a। तो ये जो 3 है ना, आप इसको इधर भेज दीजिए, तो जैसे ही इधर भेजेंगे मतलब 3 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में होगा, तो आप डिवाइड में मैट्रिक्स के बाहर रखें या फिर सारे एलिमेंट से 3 को डिवाइड कर दें, वही सेम आंसर आना है। तो जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया था, याद है? मल्टीप्लाई किया था यहाँ पे, तो 2 जो है वो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, तो वैसे ही अगर मैं डिवाइड करूंगा 3 से तो हर एक एलिमेंट से 3 डिवाइड होगा। तो हेंस विल गेट द आंसर a इक्वल्स टू 1/3 1/3 2/3 1/3। हेंस दैट्स द फाइनल आंसर। क्लियर है? तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 1/3 1/3 2/3 1/3। दैट्स ऑल। बल्ले बल्ले। क्लियर? चलिए जी, अब अगला सवाल आते हैं। अगला सवाल ये है, क्या है? अच्छा एक मिनट, सेम सवाल आ गया क्या? a प्लस बी, हाँ जी सेम सवाल आ गया, कोई बात नहीं, इग्नोर। चलो जी, तो दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन मेरे प्यारे बच्चों। इस सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा? इस सेशन में हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़े कि मैट्रिक्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग किया मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बाद उसमें बेसिक एनालॉजीज क्या होते हैं, टर्म्स कैसे लिखे जाते हैं, रो क्रॉस कॉलम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो उसमें रो और कॉलम के बारे में भी जाना। फिर मूविंग फॉरवर्ड हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जाना। फिर मूविंग फॉरवर्ड हमने अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स जाना, जहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन तीनों चीज़ जानी। और उसके बाद फाइनली हमने ये भी जाना कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कैसे होती है, मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है तो क्या इंपॉर्टेंट होता है, ये सारी चीज़ें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सेशन में सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। बचे हुए टॉपिक्स अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में लेंगे। ऑल्दो मैंने मल्टीप्लिकेशन थोड़ा बहुत यहीं बता दिया है, बट बचे हुए बातें नेक्स्ट सेशन में हम लोग करने वाले हैं। आप लोग ये सेशन कैसा लगा ये आप लोग नीचे लिख के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस सेशन का PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है? आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो नीचे बताएं कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ अलविदा कहते हैं, मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, टेक केयर, गुड नाइट, और वीडियो ज़रूर लाइक कर देना, पसंद आया तो अपने दोस्तों तक भी पहुँचाना। मिलते हैं अगले सेशन में।